नमस्कार, पांच की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो पांच की आंच में पांच बड़ी खबरों की करेंगे बात। एमपी में ओबीसी वोट बैंक पर सियासी दलों की नजर है और इस मसले पर सियासत के साथ साथ जुबानी जंग भी चल रही है। क्या है पूरा मामला अब बताएंगे आपको। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी होगी चर्चा, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। ये भी बताएंगे कि क्यों राजनीति गर्माई है और विस्तार से मामला भी बताएंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कई बैठकें ली हैं, किन मसलों पर ये बैठकें ली हैं बताएंगे। इसके अलावा रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, आंदोलन की रणनीति भी तैयार हुई। कौन से मुद्दे हैं जिन पर आंदोलन होगा ये भी बताएंगे। वहीं जशपुर में बड़ी संख्या में नर्सेस परेशान हैं, उनकी परेशानी क्या है ये भी बताएंगे और वजह भी इसके पीछे की बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे का और बात ओबीसी पर सियासत की। शुरू करते पांच की आंच। तो ओबीसी को 27% आरक्षण पर कांग्रेस प्रदेश भर में आभार यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और विदिशा से होकर गुजरेगी। इस मौके पर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इतने दिनों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ किया नहीं। कांग्रेस की आभार यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब भी आया। कहा कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस कुछ कर तो नहीं पाई, अब किस बात का आभार कांग्रेस जताएगी। जनता जानती है ऐसी यात्राओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं। शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं, और आज तक क्या है, आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सच्चाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के हर ओबीसी से कि आप सच्चाई पहचान लीजिएगा। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, कांग्रेस की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है, कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतने वक्त में कुछ किया नहीं और क्रेडिट लेने की राजनीति बीजेपी कर रही है, लेकिन यात्रा तो कांग्रेस निकाल रही है, वो भी आभार यात्रा। बिल्कुल पुनीत, देखिए 27% आरक्षण का आदेश बीजेपी सरकार ने जारी किया है और दोनों ही सियासी दल इस आदेश को लेकर श्रेय लेने की होड़ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ सरकार में 27% आरक्षण देने का फैसला हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्टे लगा दिया था। मौजूदा सरकार ने महाधिवक्ता की राय के बाद इस बात का फैसला लिया है कि जो 6 मामले हैं जिनको लेकर कोर्ट में विचार चल रहा है, उन 6 मामलों को छोड़कर बाकी प्रवेश परीक्षा और जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो इसे अब कांग्रेस पार्टी तत्कालीन कमलनाथ सरकार की जीत बता रही है और इसी को लेकर एमपी कांग्रेस का जो पिछड़ा वर्ग है उसने आज से आभार यात्रा निकालने का फैसला किया, जिसको हरी झंडी कमलनाथ ने दिखाई है। ये यात्रा 18 तारीख तक चलेगी और अलग अलग जिलों में पहुंचकर ये बताने का काम करेगी कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। और वही बात आज कमलनाथ ने भी दोहराई है कि उनकी सरकार के समय 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यदि उस समय आरक्षण दिया गया था तो कोर्ट में कैविएट दाखिल क्यों नहीं की गई और तब मजबूती के साथ पक्ष क्यों नहीं रखा गया, और आखिर क्यों ओबीसी के आरक्षण को पर रोक लगाने का फैसला कोर्ट ने सुनाया। तो कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में है। बीजेपी एक तरफ जहां बड़े स्तर पर इस फैसले को बीजेपी सरकार का फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अब आभार यात्रा निकालकर लोगों को बताने की कोशिश में कि ये कांग्रेस सरकार के समय में लिया गया। लेकिन अनुराग, सवाल ये भी है कि श्रेय लेने के लिए तो दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए हुए हैं,
लेकिन तकनीकी और कानूनी पहलू पर कोई बात नहीं कर रहा है जो आम लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल पुनीत, देखिए तकनीकी खामियां कई तरह की हैं। ये सवाल भी जरूर उठता है कि यदि उस समय कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया था तो कोर्ट ने आखिर उस फैसले पर रोक लगाने का आदेश क्यों सुनाया और 27% से आरक्षण घटाकर 14% क्यों किया गया। उस समय क्या कमजोर जो सरकार का फैसला था उसके बाद कोर्ट में सरकार कमजोर साबित हुई थी, इस बात का उल्लेख कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा रहा। वहीं बीजेपी सरकार भी इस को श्रेय लेने की होड़ में। कई तरह की तकनीकी खामियां हैं क्योंकि इस फैसले के कारण कई तरह की भर्तियां रुकी हुई हैं, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही हैं, कई स्तर पर प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा है। ये पूरा का पूरा मुद्दा कब सुलझेगा, ओबीसी को वाकई में आरक्षण का लाभ किस तरीके से मिलेगा और जो पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं, पुरानी प्रवेश परीक्षाएं अटकी हुई हैं, उस पर कब तक ये सारी व्यवस्था पटरी पर आएगी, ये तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग तक ये बात पहुंचाने की कोशिश में सियासी दल नजर आ रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का फैसला उनकी सरकार का लिया गया फैसला है। बिल्कुल। और नई भर्तियों के लिए जो भले ही ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन जब भर्तियां निकलेंगी तो ये तो किसी को पता भी नहीं है कि क्या उनको उसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा। केवल ऐलान किया जा रहा है अभी, और कोर्ट में क्या होगा सब कुछ अभी तो कोर्ट पर ही निर्भर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा अनुराग। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में संघ की तुलना तालिबान से की थी और इस ट्वीट पर जहां बीजेपी ने ऐतराज जताया तो कांग्रेस ने कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट बिल्कुल ठीक है। बीजेपी को चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तार्किक जवाब दे। ठीक कहा है। यदि बात करें तो तालिबान में जिस प्रकार कहा जा रहा है कि महिलाओं को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, महिलाएं तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। हमने कई भाजपा और आरएसएस नेताओं के बयान देखे हैं जो महिलाओं को कम कपड़े पे सलाह देते हैं, जो महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने की सलाह देते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने तो प्रमाण से ट्वीट किया है, उन्होंने तो उन नेताओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने बयान दिया है। हर प्रकार के आतंकियों का समर्थन करते हैं। पीएफआई से लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर लोग पाए गए हैं, जो केरल के अंदर आतंकवाद के तौर पर उन्होंने एक बड़ा साया खड़ा कर रखा है, ऐसे लोगों का समर्थन कौन कर रहा है? यही दिग्विजय सिंह। तो तालिबान समर्थक तो ये हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह के कहने से आरएसएस इस देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जो देश और समाज के लिए भूमिका के अलावा और समाज में कोई दूसरी भूमिका में वो नहीं आता। वो तो केवल देश और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं जो अपना सर्वस्व निछावर के इस भारत के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपके कहने से इस देश के अंदर आपके सर्टिफिकेट की हमें और हमारे विचार को और हमारे संगठन को जरूरत नहीं है। तो किसी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिलेवार समीक्षा हुई। सीएम ने डेंगू को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फीवर क्लिनिक की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए, डेंगू जांच की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जांच किट पर्याप्त होना चाहिए, कलेक्टर रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करें। इसके साथ ही ये भी कहा कि 7 दिन से ज्यादा कहीं भी जल जमाव की स्थिति भी ना बने। और कोरोना के बीच अब डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। भोपाल में डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ डेंगू मरीजों की संख्या यहां 174 पहुंच चुकी है। कलेक्टर ने इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में बच्चे पूरी बाह के कपड़े पहनकर आएं। साथ ही निगम अधिकारियों को भी दवाइयों के छिड़काव के निर्देश दिए गए। ग्वालियर में 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 43 हो गई। इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। रतलाम शहर डेंगू और वायरल फीवर की चपेट में है। आलम यह कि यहां के सरकारी अस्पताल में एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को रखा जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह कि कई अस्पतालों में बच्चों को भर्ती करने तक की जगह नहीं बची है।
और ऐसे में दावे ये कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम पूरे हैं, लेकिन दूसरी बीमारी जो सीजनल बीमारियां होती हैं उसके निपटने के लिए, उसके मरीजों को भर्ती करने तक के लिए पर्याप्त बेड नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं। सरकारी आंकड़ों को सच माने तो अकेले रतलाम जिले में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 250 के पार हुई है। और ये 250 के पार हुई तब ये स्थिति है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी पूरी है, फिर इस बात को याद रखिएगा। इधर वायरल फीवर के मरीजों की संख्या अलग बताई गई है। अगर जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जन सहयोग से रिनोवेशन का इतना अच्छा काम किया, आप लोगों ने खुद देख लिया। अब कम से कम 20 साल इस अस्पताल की जो आयु होती है वो बढ़ गई है। अब ये जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कि इसको मेंटेन करें। सोमवार से ये शुरू हो जाएगा, बच्चों का एडमिशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। सोमवार से जो दूसरी जगह बच्चे एडमिट हैं अब वहाँ एडमिट होने लगेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक तरफ मुख्यमंत्री एक्शन में निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बहुत कुछ सवाल उठा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी, इन दावों के बीच डेंगू के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने तक की जगह नहीं बच रही है। कहां है तैयारियां? बिल्कुल पुनीत, देखिए ये सवाल, तैयारियों पर सवाल जरूर खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अस्पतालों से निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक बेड पे 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। वायरल फीवर की शिकायत सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है और इसी के मरीज सबसे ज़्यादा अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन डेंगू और मलेरिया भी तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है। भोपाल अकेले में 14 नए मामले निकल कर सामने आए। 174 मामले डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज बैठक किए और सख्त निर्देश भी इस बात को लेकर जारी किए कि शहरी इलाकों में नगरीय निकाय का अमला और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्रों का दौरा करेगा और छिड़काव, जो केमिकल है उसका छिड़काव किया जाएगा। फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जाएगा और जहां गंदगी होती है वहां पर डेंगू का लार्वा सबसे ज़्यादा पनपता है, तो ऐसी जगह पर भी सफाई को लेकर अभियान चलाया जाएगा। और इसी तरीके से ग्रामीण इलाकों में पंचायत कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर 7 जिलों में सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो रतलाम, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, भोपाल, ये वो शहर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार एक्शन में जरूर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि जहां लार्वा निकलता है उसको नष्ट करने का काम किया जाए, फॉगिंग की जाए, केमिकल का छिड़काव किया जाए और साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जाए। और खुद मुख्यमंत्री भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने में जुटेंगे। तो कुल मिलाकर हालात अब डेंगू और मलेरिया को लेकर जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं वो चिंताजनक जरूर है और यदि इनको सुधार लिया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हालात को काबू में किया जा सकता है। बिल्कुल, इसको सुधारने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने भी इसके निर्देश दिए हैं। अब ज़मीनी अमले पर सब कुछ निर्भर करता है कि कितनी तेज़ी से वो हालात सुधारने में जुट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात क्या हैं ये भी हमने आपको दिखाया कि असल तस्वीर क्या है और मुख्यमंत्री ने बैठक कर निर्देश दिए हैं कि तुरंत से तुरंत जमीनी अमला जो है वो काम में जुट जाना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। आप देख रहे हैं 5 की आंच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 5 की आंच आप देख रहे हैं और बात रायपुर की, जहां पर आज बीजेपी की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। बीजेपी किसानों के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। खाद की कालाबाजारी को लेकर पार्टी तहसील स्तर पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। 13 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत सभी प्रकोष्ठ और जिले के अध्यक्षों ने शिरकत की है। 13 और 14 तारीख को एक आंदोलन जो आज जो किसानों की स्थिति है, छत्तीसगढ़ को अकालग्रस्त घोषित करना, खाद की कालाबाजारी चल रही है, डीपी यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान परेशान हैं,
तहसील स्तर पे आंदोलन 13 या 14 सितंबर को प्रत्येक तहसील में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से होगा। देवव्रत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, जैसे जैसे चुनाव के तारीख ये कह सकते हैं कि चुनाव विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी का आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा है। अब आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा, पिछले दिनों बिजली को लेकर किया था, लेकिन फिलहाल अगर खाद की बात करें तो प्रदेश में स्थिति क्या है? किसान को क्या खाद मिल पा रहा है या वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है किसान? कई तरह की खबरें तो फिलहाल कई जिलों से आ रही है कि जहां पर खाद की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और जो है ज्यादा दामों में खाद बेचने की शिकायतें आ रही है। और इस मसले को लेकर के अब बीजेपी जो है वो राज्य सरकार को घेरने वाली है। एक तरह से जो पहले से ही पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है कि बीजेपी किन किन मसलों को लेकर के आगे बढ़ेगी और ताकि उसका फायदा 2023 में मिल पाए। फिलहाल पिछले दिनों हमने धर्मांतरण के मसले पर देखा और अब क्योंकि खाद की कालाबाजारी की जब शिकायतें आई तो त्वरित अब प्रदर्शन की रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। आज जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि 13 और 14 2 दिनों तक आंदोलन होगा। और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह दावा किया है कि जिस तरह से किसानों को परेशानी हो रही है, सूखे की स्थिति कई जिलों में है और वहां पर अब तक खनावरी रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हुई है, क्योंकि उसी के आधार पर किसानों को मुआवजा देना है और अगर जो राज्य सरकार की योजनाएं उनका फायदा देना है। तो फिलहाल ये सारे मुद्दे रहेंगे। खाद की कमी, खाद की कालाबाजारी का मसला रहेगा और इन तमाम मसलों को लेकर के जो है बीजेपी सरकार को घेरने में रहेगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफी अहम हो जाता है जब कोई सरकार ये कहती है कि हम किसानों की सरकार हैं, क्योंकि अभी तक के जो है कांग्रेस सरकार लेकिन खाद को लेकर देवव्रत तो पहले भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुकी हैं। कांग्रेस ने कहा था कि केंद्र की तरफ से जितना एलोकेशन होना चाहिए राज्य को उतना हो नहीं रहा है। बीजेपी ने कहा था नहीं, आपने तो रकबा ही उतना बताया है और उस हिसाब से एलोकेशन हुआ है। और अब बीजेपी उसी कांग्रेस सरकार को घेर रही है और कह रही है कि खाद की तो कमी है प्रदेश में। जी बिल्कुल, क्योंकि इस खाद के मसला को लेकर के पहले ही काफी तरह से बयानबाजियां होती रही हैं और कई तीखे बयान भी सामने आए हैं। हालांकि जो राज्य सरकार है वो केंद्र पर यह आरोप मढ़ती रही है कि जितनी जरूरत थी उतने खाद की आपूर्ति केंद्र के द्वारा नहीं की गई है। और अभी राज्य सरकार का यह आरोप है कि जो खाद पहुंची भी वो भी किसानों तक दुगने दाम में मिल रही है और उसके दाम में खाद का मुद्दा अभी सियासत का मुद्दा बना रहने वाला है आने वाले दिनों तक भी। अब देखना होगा कि किसान को इससे फायदा कितना होता है, उसकी खाद की समस्या का निराकरण होता है नहीं होता। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जान को हथेली पर रखकर कोविड ड्यूटी करने वाले सैकड़ों स्टाफ नर्स अब बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना काल में इन नर्सों को कोविड अस्पतालों में सेवा देने के लिए रखा गया था, लेकिन अब कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद इन नर्सों की सेवा को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि अब सैकड़ों स्टाफ नर्स बेरोजगार हो गई। कोरोना काल में नर्सों को 3 महीने के लिए शुरुआत में अस्पताल में रखा गया और बाद में इनकी सेवा बढ़ाकर 11 महीने तक की गई, लेकिन 1 साल पूरा होने के पहले ही नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। नर्सों ने कलेक्टर और सीएमएचओ से मिलकर नौकरी बहाल करने की मांग रखी है। और इसी के साथ 5 की आंच में अभी के लिए बस इतना ही। अब नजर सुर्खियों पर।